क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूं यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। ओह, अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम? सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया। सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती है आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या, कैसी मदद फ्रेडी? अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे। सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर। वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो। आ रहे सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल? तुमने अपनी आंखों से देखा है? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं। क्या अभिजीत, किसका फोन था? मेरे खबरी का फोन था, उसने अभी अभी मिनी स्मॉल में केदार को देखा है। केदार? वही केदार जिसने टिकोला में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था? वही स्क्रीन नंबर 5 में बैठ के पिक्चर देख रहा है। हमें मॉल पहुंचना होगा। कहां पे हो तुम? थर्ड फ्लोर पे? ठीक है, हम लोग आते हैं, थर्ड फ्लोर पे। आइए सर, आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये 5 में, यहीं पे है सर। 5 में? हाँ सर। विवेक, एक काम करो, देखो मैनेजर कहाँ बुला के ला। पक्का यकीन है भैया? हाँ सर, केदार ही है वो। आप चाहे तो खुद तलाश कर लीजिएगा, अंदर ही है वो। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, फिल्म छूटने का इंतजार करते हैं। तब तक मैं अशर से बात कर लेता हूँ। ये फिल्म कितनी देर में खत्म होने वाला? सर, थोड़ा टाइम है, 20 मिनट बाकी है। फिल्म का प्रीमियर है, काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं। प्रीमियर? थैंक्स। मुझे किसी फिल्म की प्रीमियर चल रही है, 20 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। 30 मिनट? सर, बुलाया आपने? देखो मैंने साहब, आपके इस 5 नंबर थिएटर में खतरनाक अपराधी है, हमें उसे पकड़ना है। अपराधी? सर, वो अंदर किसी को कुछ कर ना दे। अंदर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग फिल्म देख रहे हैं सर। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे। मैं अपनी आंखों से जाकर देख के आता हूँ। मगर देखोगे कैसे सर? रेडी, हर तरफ ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, किसी में तो दिखा होगा वो। ये सीसीटीवी कैमरा रूम कहाँ है? सर, वो नीचे सीढ़ियों के पास। क्या मैं यहीं पे रुकता हूँ? तुम इसके साथ जाकर देखो। ये 5 नंबर थिएटर जो है ना, जितने भी दरवाजे हैं ना, सब बंद करा दो। सिर्फ एक यही दरवाजा खुला रहेगा, ओके? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला है। रेडी, साथ में जाओ। देखो, भैया और विवेक मॉनिटर रूम में, तुम लोग मेन एंट्रेंस पे रहो, मैं थिएटर के गेट पे रहता हूँ। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, ओके? अलर्ट रहना। थिएटर के लॉबी में जो कैमरास हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है हमें, 11:30 से 12 के बीच। जी सर, अभी बताता हूँ। पहचान लोगे ना इसे, केदार को? हाँ, पहचान लूंगा। पीछे पीछे थिएटर तक गया था, एक बार सामने आएगा तो पहचान जाऊंगा। वही ये सफेद सूट, ये एक मिनट पास करो इसे। साथ में लड़की कौन है इसके? मैं नहीं जानता। जरा आगे बढ़ाओ से। तुम ठीक कह रहे थे, यही केदार है।
हाँ दया, केदारी है वो? हाँ केदारी है, और उसके साथ एक लड़की भी है। मैं 5 नंबर स्क्रीन के बाहर ही खड़ा हूँ दया। काजल और सचिन ने भी पोजीशन ले रखी है, जैसे ही बाहर निकलेगा दबोच लेंगे। फिल्म तो अच्छी है लेकिन बोरिंग है यार बीच बीच में। इतनी भी बुरी नहीं, निकल जाएगी। ये दरवाज़ा बंद है, वहाँ से जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काम चल रहा है, वहाँ से जाओ। फिल्म वालों ने भी डॉन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। सही कहा। ये अगर मुझसे मिले तो पता चले कि डॉन क्या होता है। अरे सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर इस वक्त किसका फोन आ गया? गोटिया, क्या आग लग गई यार? क्या इमरजेंसी है? क्या बात कर रहा है? अभी है? ठीक है, तो फोन रख, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे की हंसी अचानक कैसे गायब हो गई? बाहर सीआईडी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी? यहाँ? अब क्या होगा? होना क्या है? पिछले 5 साल से सीआईडी मेरा इंतजार कर रही है, बस इंतजार कर रही है। एक काम कर, तू यहाँ से अकेले निकल जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी मुसीबत में पड़ जाए। तुम क्या करने वाले हो अभी? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। निकल जा। यू टेक केयर। चलो मिलते हैं, बाय। ये थिएटर में भगदड़ क्यों मच गई? लोग भाग क्यों रहे ऐसे? चलो। एक मिनट। मैंने तुझसे पहले भी कहा केदार, भागना बेकार है, मगर तू मानेगा नहीं। हाँ, रुक, हिलना नहीं, वहीं पे खड़ा रहे चिपक के। बहुत दिनों से मुंह छुपा के घूम रहा है तू। हाँ, काफी दिनों से तलाश थी तेरी। क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जब ये हाथ पड़ता है ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। अबे पियानो मुंह से नहीं, उंगलियों से बजता है। अच्छा, उठ उठ। क्या बजने लगता है? पियानो। भागेगा? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वरना हाँ सचिन, हाँ मिल गया। भागने की बहुत कोशिश की मगर सर इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे भी गए सर। क्या? लोग मारे गए? ओह नो, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सचिन एक काम करो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है? सुना तूने? तेरी वजह से लोग मर गए, हाँ? घायल हुए बहुत सारे लोग। एक काम कर,
तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तुझे होना चाहिए। चल। बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सुनो, नर्स इंजेक्शन देने दो। क्यों सर, क्या हुआ? इसकी तो मौत हो चुकी है। अब कैसी तबीयत है इन सबकी डॉक्टर साहब? सब बाकी सबकी हालत तो ठीक है, लेकिन इस मरीज की अभी अभी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे, क्या ज्यादा चोट लग गई थी इसे? नहीं सर, ये तो ठीक हो रहा था, काफी रिकवर हो चुका था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ और ठीक हो रहा था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर हुआ कैसे? सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। से डॉक्टर सावंत के पास भेज देते हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर, इस तरह की मौत की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है इसकी मौत जहर से हुई है। तारे का तो ठीक कह रही, मुझे भी यही लगा। यार साणुखे, हम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े हैं। तू तो कुछ बताता ही नहीं है, आपस में खुसुर फुसुर हो रही है बस, और कुछ नहीं। खुसुर फुसुर की बात नहीं है बॉस। दरअसल डॉक्टर तारिका मुझे ये बता रही हैं कि इस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई। क्या? जहर की वजह से? और मेरा टेस्ट भी यही कहता है बॉस, इस आदमी की मौत जहर से ही हुई है। साणुखे, जब थिएटर में भगदड़ मची तब ये आदमी घायल हुआ था। तो क्या भागते भागते जहर खा लिया इसने? अभिजीत, हमने वही बताया जो हमें इस टेस्ट से पता चला। तो ये जहर मिला कहाँ से? इसके पेट में से। एक बात और बता दूं बॉस। क्या? अगर ये आदमी भगदड़ में घायल हुआ होता तो इसके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट का निशान होता, मगर इसके शरीर पे किसी किस्म का चोट का निशान नहीं है। देखो तो साणुखे, हो सकता है चोट शरीर के अंदर हो। नहीं, अंदर भी कोई डैमेज नहीं। जहर दिया किसने? किसने दिया है तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन कब दिया है ये बता सकता हूं। कब दिया? इसके मरने के कोई 3 या पौने 3 घंटे पहले। ये कैसे पता चला तुम्हें? देखो बॉस, इसके पेट में जो केमिकल मिला है ये जहर धीरे धीरे असर करता है। इस जहर को खाने के 3 घंटे के बाद आदमी की मौत हुई। मतलब जहर खाने के 3 घंटे बाद इस आदमी की मौत हुई है। भगदड़ मचने के 1.5 घंटे बाद इसकी मौत हुई, और भगदड़ मचने के 1.5 घंटे पहले फिल्म का इंटरवल हुआ था। तो इसका मतलब साफ है, इस आदमी को जहर फिल्म के इंटरवल में ही दिया गया था। यस सर, इंटरवल में इसने कुछ ऐसा खाया होगा जिसमें जहर मिला हुआ था। मगर सर, इंटरवल में और भी तो लोगों ने खाया पिया होगा, उन्हें कैसे कुछ नहीं हुआ सर? ये भी तो हो सकता है फ्रेडी कि जहर सिर्फ इसी के लिए हो, किसी ने सिर्फ इसी के खाने में जहर मिला के दिया हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, खाने में ही जहर दिया गया इसे, ये सोचकर कि 3 घंटे के बाद पता नहीं ये आदमी कहां होगा, कहां मरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तो वहीं गिर गया। मगर ये है कौन? सर, इसकी जेब में से हमें सिर्फ ये एक मुड़ा हुआ एंट्री पास मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिल्म के प्रीमियर का पास है? वीआईपी पास है सर? हाँ, इसका मतलब है अभिजीत, इस आदमी को किसी ने तो बुलाया था फिल्म देखने के लिए, और जिसने भी इसे बुलाया था लगता है जहर भी उसी ने ही दिया है। किसने बुलाया तो पता चल सकता है, थिएटर में जाके पूछताछ करते हैं। बिल्कुल। फ्रेडी, एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज चैनल में छपवा दो, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। जैसे ही पता चलेगा ये आदमी है कौन, खूनी ऐसे ही सामने आ जाएगा। इस आदमी को देखा है यहाँ पे प्रीमियर शो के लिए आया था। ये तो मर चुका है सर। हाँ, इसका खून हो गया है।
लेकिन सर इसके खून होने का इसके यहाँ पर आने या ना आने से क्या मतलब है? इसे जहर दिया गया है, जहर, समझे? और वो भी यहाँ पर तुम्हारे इस थिएटर में। लेकिन सर इसे यहाँ पर जहर कौन देगा? वही तो हम पता लगाने आए हैं, समझे? ध्यान से देखो, जानता कोई इसे? देखा इस आदमी को यहाँ पे? सर मैंने देखा इनको, पीछे किसी पे बैठा हुआ था सर। चलो देखो। चलिए सर। तुम भी चलो। सर उस साइड से तीसरी नंबर सीट पे। यहाँ से? यस सर। ये सब तो खास मेहमानों के लिए है ना, जिन्हें इनविटेशन से बुलाया गया? जी सर। किसने बुलाया था इसे? सर वो तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को पता होगा। तो ये देखिए, खाने का सामान पड़ा है सर। तो उठा लो इसे। यहाँ की साफ सफाई किसने की है? सर साफ सफाई तो उस लड़के ने की है आज ही थोड़ी देर पहले सफाई की थी, वो भी आपसे पूछने के बाद। ये जो यहाँ पे कप और प्लेट्स वगैरह थी, कहाँ पे डाली तुमने? सर डस्टबिन में डाला सारा कचरा। अच्छा, ये खाने पीने का सामान किसने लाके दिया था? सर वो कैंटीन से पता चल जाएगा कि गेस्ट को कौन कौन देख रहा है। कैंटीन से? आइए सर, आइए सर। सर यहाँ पर डाला था सारा कचरा, इसी डस्टबिन में। विवेक, एक साफ प्लास्टिक बैग लेके आओ जल्दी। जितने चाय के कप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, प्लेटें, जो भी है सब लेके चलेंगे अपने साथ। जो जो चीजें हैं इसमें वो सारे फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर सालुंकी के पास। पता तो चले कि जहर किसमें दिया गया था। तब तक मैं इस कैंटीन वाले से पूछताछ करता हूँ, देखे खाने पीने की चीजें कौन लेकर गया था अंदर। सुनो, कैंटीन के इंचार्ज तुम हो ना? हाँ सर मैं। कल जब यहाँ थिएटर में भगदड़ मची थी, उससे पहले कौन कौन लोग खाने पीने का सामान सर्व करने गए थे? सर वो तो याद नहीं है, पर सर हम लिख कर रखते हैं कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे। चेक करके बताओ। एक मिनट सर। थिएटर नंबर 5 में कौन गया था? सर थिएटर नंबर 5 में 2 लोग थे, रामा और लोचन। ये दोनों है थिएटर में भी? नहीं सर, लोचन तो कल की भगदड़ में ही मर गया और रामा आज आया नहीं। तो रामा क्यों नहीं आया आज, पता किया तुमने? सर आज सुबह उसे फोन किया था तो उसका फोन बंद आ रहा है। जय रामा का घर का पता देना और मोबाइल नंबर देना। सर हमने उस आदमी को बुलाया ही नहीं था, हम उस आदमी को जानते तक नहीं है सर। किसी ना किसी ने तो बुलाया होगा उसे। उसके जेब में से हमें उस प्रीमियर शो के वीआईपी पास मिले। कोई ऐसे ही घुस के नहीं आता किसी शो में, समझे? किसने बुलाया उसे? किसने बुलाया? जल्दी। सर जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था सर, उनके नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। तो अगर हमने उसको बुलाया होता तो उसका नाम भी लिस्ट में होता। उसकी जेब में वो पास कहां से आया, इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। सर मैंने तो उसको नहीं बुलाया, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने बुलाया हो तो मैं कह नहीं सकता। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं अनजान आदमी को क्यों बुलाऊंगा? तुम राइटर हो तो कुछ भी कहानी लिख दोगे। कोई ऐसे ही वीआईपी के सीट में जाके बैठता है? तुम में से किसी ने उसे पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब होता है? क्यों? सर ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है कि हमारे अलावा किसी और ने उसे बुलाया। वही हम पता लगा रहे हैं। चौल नंबर 12। सर चौल नंबर 12। दरवाजा खुला है सर, शायद घर के अंदर ही है। ये क्या, घर तो खाली है, कोई सामान वामान नहीं? सर अंदर भी खाली है।
खाली है। खाली है तो क्या हुआ, कुछ तो पता चलेगा। पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। रूम लेने को आए तुम लोग? तुम लोगों को किसने बोला कि ये घर खाली है करके? अपने ब्रोकर से बोलो कि 1 महीने का भाड़ा लेगी मैं। मैडम हमारी बात सुनिए, भाड़े की बात बाद में करते हैं। अरे रूम का मालिक ने मेरे को बोला है भाड़े पे चढ़ाने को। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से और हमें कोई रूम नहीं लेना है। सीआईडी? हाँ, ये रामा यहीं पे रहता था ना? हाँ रहता था, मगर वो अब छोड़ के चला गया। कल रात में ही अपना सामान लेकर चला गया। बाकी का सामान लेने के लिए सुबह आया था। आप उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, कुछ इसके माफिक लगता था। उसके बाएं आंख के नीचे एक जला हुआ निशान था। और कुछ? एक आंख बार बार दबाता था। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पे फिर से आ जाए तो हमें बता देना। जी जरूर। थैंक यू। बात यह है कि हमें कैंटीन का वेटर मिला। मिला क्यों? यूं समझ लो कि हमने उसे पकड़ ही लिया। तो उसने हमें बताया कि वो जहर उसी ने दिया, उसी ने। मगर जहर देने के लिए तुम में से किसी ने कहा था। किसने कहा था? देखिए सर, हमने 16 लोगों को बुलाया था और वो लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी है। अरे लिस्ट में छोड़ो, ये बात तो अब 16 लोगों के बहुत आगे निकल चुकी है। किसने दिया था? सर सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूं सर। थिएटर के अंदर से जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन और ग्लास मिले हमें, उनमें से एक कैन में जहर मिला डॉक्टर सालुंके को। ये लो, ये भी बात पक्की हो गई कि जहर थिएटर में ही दिया गया। इसका मतलब है वो जहर तुम में से किसी ने ही दिलवाया था। किसने? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ बोल रहा हूं, आप कौन? हाँ, वो न्यूज तो हमने ही दी थी। अच्छा, आप जानते हो उस आदमी को? क्या नाम क्या है उसका? कहां रहता? कहां? हाँ, एक मिनट जरा। ओके ओके ओके, आप एक काम करिए, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। या थैंक यू सर। जिस आदमी को जहर दिया गया था उसका पता चल गया है। उसका नाम राजेश है और सांता क्रूज में रहता है। तू जाओ उसके घर जाके देखो। हाँ, अब तुम लोग जब तक केस की छानबीन नहीं होती हमारे साथ ही रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। एक बार मेरे को किसी ने गलत घर में भेज दिया। चप्पल फेंक के मारी थी घर की मालकिन ने, समझे? देख, मुझे फंसा मत देना, किसी और के घर में घुसा मत देना। ये घर वाकई में राजेश का है? हाँ सर, ये घर राजेश सर का ही है। राजेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं न्यूज़पेपर देता हूँ उनके यहाँ, पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। कल तो सर मैं घबरा ही गया जब उनके मरे हुए की फोटो अखबार में देखी। बस सर मैंने इसी वजह से मैंने आपको फोन किया। कौन कौन रहता है घर में? सर मैंने जब भी देखा सर वो अकेले ही देखे। थोड़ा पीछे ना। जी। ये आखिरी बार तुमने कब देखा था राजेश को? सर 2 दिन पहले सर, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर के पैसे दिए थे। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, हमें जरा इस घर की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। बेटी, अच्छी तरीके से छान मारो। सर ये देखिए सर, फोन ठीक तरह से रखा हुआ नहीं है।
लगता है राजेश जल्दी में था, फोन ठीक से रखा नहीं और निकल गया यहाँ से। शायद यहां से फोन किया होगा उसने। फोन आ भी तो सकता है फ्रेडी। एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस नंबर से कहां पे कॉल की गई थी या कहां से आखिरी कॉल आई थी। ओके? डॉक्टर सालुंके का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक से जहर दिया गया और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वाला आदमी लापता है। लापता है, लेकिन कितनी देर तक बचेगा हमारे हाथों से? और फिर वो दूसरा रास्ता तो है ना, फोन वाला। फोन मतलब वो आदमी जिसने राजेश को फोन करके बुलाया? हाँ वही। हाँ फ्रेडी बताओ, कंपनी वालों ने क्या बताया? अच्छा, ठीक तरीके से पता किया ना? ओहो, जरा इस विक्रम का नंबर मुझे एसएमएस करो। या आखिरी फोन राजेश को किसी विक्रम नाम के आदमी ने किया था। विक्रम? हाँ, और तो और ये आदमी अभी भी मॉल में है और इसका फोन भी चल रहा है। कमाल है, अक्सर अपराधी गुनाह करने के बाद फोन फेंक देता है और ये आदमी फोन लेके मॉल में घूम रहा है। मुझे लगता है सचिन ये आदमी मॉल में नहीं थिएटर में होगा। मुझे लगता है ये आदमी कोई मेनियक है जो फिल्म देखते देखते खून करता है। पहला खून उसने थिएटर में किया, अब दूसरा खून करने के चक्कर में है। चलो मॉल की तरफ एक गाड़ी घुमा लेते हैं। लगातार मिलते रहने से तो हम ज्यादा से ज्यादा ही जानेंगे एक दूसरे के बारे में। ये कैसे हो सकता है कतई न जाने? शायद मुझे से समझाते नहीं बन रहा। ताजा नोटिफिकेशन में भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि हर बार बच जाओगे, देखो शहीद बनने का शौक है कि वेलनकर साहब तो बहुत ही सेंसिटिव है, उनसे पुलिस की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बेचारे अपना टेंशन शराब में डुबोते हैं। बेवकूफ मत बनो वैली, ये नौकरी ऐसी है कि यहाँ पर सोना भी हो तो आंखें खुली रखकर सोना पड़ता है, समझे? हेलो, एक मिनट वैसा बुलाना। क्या बात है? एक मिनट। कौन हो भाई? आवाज मत करो। विक्रम? विक्रम? कौन विक्रम? एक मिनट। अरे ये क्या तरीका है? मेरा नंबर तो नहीं है। ये क्या तरीका है यार? सॉरी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बैठो। सॉरी बैठो। तो बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। कहीं साइलेंट पे तो नहीं? साइलेंट पे भी होता कुछ तो हलचल होती। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और हो? बाहर भी हो सकता है। कंपनी ने बोला है कि मॉल में है, फोन कहीं पे है। बाहर देखें क्या? अरे भाई साहब, विक्रम तुम? हाँ बोलो। कुछ काम है और मेरे से। अरे लेकिन तुम हो कौन? अरे आपका दोस्त ही समझो। चलो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम पता नहीं कौन। जान पहचान तो हो जाएगी। आओ। अरे अभी धंधे का टाइम है, जाओ बाद में आता हूँ। धंधा तो तुम्हारा मैं करवाता हूँ। अरे क्यों, लेकिन क्या मैंने? अभिजीत यही फोन है, इसी से कॉल करके राजेश को यहाँ पे बुलाया गया और फिर जहर देके उसका खून कर दिया। अरे यहाँ फोन करके क्यों बुलाया है? तो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं और भी तो बुला सकता था। सर ये रहा विक्रम, राजेश को इसी ने बुलाया होगा। फोन भी इसी ने किया। नहीं सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। सर मैं तो जानता भी नहीं है राजेश कौन है। तो फोन क्यों किया उसको? सर मैंने फोन नहीं किया उसे। सर मैं जानते ही नहीं उसे, तो फिर फोन क्यों करूंगा? जितने भी फोन कॉल्स आए हैं राजेश को, उन सब की लिस्ट है हमारे पास और उसमें तुम्हारा नंबर भी है। आखिरी फोन कॉल तुम्हारे नंबर से किया गया था उसे। सर शायद मेरे फोन किसी और ने यूज किया होगा सर। तुम्हारा फोन कोई और क्यों यूज करेगा? शायद मुझे फंसाने के लिए सर। कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, हर बात में मालूम नहीं। एक आदमी का खून हो गया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? फोन तुम्हारा दूसरा आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सर मैं हमेशा अपना फोन वहीं पे चार्ज पे लगा के जाता हूँ और माल बेचने अंदर चला जाता हूँ, और जब तक बाहर नहीं आता फोन वहीं पे लगा रहता है सर। अगर किसी और ने भी तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया है तो कौन हो सकता है? किसी पे शक है? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। जाओ। अभिजीत, ये कैंटीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,
इसके फुटेज से पता चल सकता है कि यहाँ से वो फोन कॉल किसने किया होगा। जिस दिन फिल्म का प्रीमियर हुआ है उस दिन कैंटीन वाले कैमरे ने क्या क्या देखा है, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, दिखाओ जरा। जी सर। ये विक्रम सही कह रहा था, फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है। किसी ने फोन उठा लिया चार्जिंग से, पर ये विक्रम नहीं है, कोई और है, काला कोट पहना हुआ है। मगर सर इसका तो हाथ ही दिखाई दिया सर। चेहरा ना दिख जाए इसका पूरा ध्यान रखा है। कोई यहीं का आदमी है, उसे मालूम है कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। मॉल में इतने सारे कैमरास लगे हुए, छुप के जाएगा कहाँ वो? किसी ना किसी कैमरे में जरूर दिखाई देगा। कैंटीन के आसपास जितने कैमरास है उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ जरा। जी सर, अभी दिखाता हूँ। एक बात तो साफ है अभिजीत, जिसने ये फोन उठाया चार्जिंग से उसी ने बुलाया था राजेश को। ये तो राजेश है, इंतजार कर रहा है किसी का। ये तो वही हाथ है जिसने मोबाइल निकाला था चार्जिंग से। देखा दया कौन है ये? इसके पहले कि ये हमारे चंगुल से निकल जाए इसको दावत पे ले चलते हैं। कहां भाग रहा है? अभी तो बहुत रोना बाकी है। राजेश को तूने ही मारा है ना? हाँ, मैं नहीं मरवाया था राजेश को। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मगर क्यों मरवाया था ये तो बताओ। सर उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। नफरत करता था मैं उससे। नरक बन गई जिंदगी? कैसे? मैं और राजेश हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। हम दोनों ने एग्जाम भी साथ दिए, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। उसने नकल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। तो तुम नकल नहीं कर रहे थे? नहीं, वो कर रहा था। लेकिन तुम कैसे फंस गए? उसने अपनी नकल वाली पर्ची मेरे डेस्क के पास फेंक दी और मैं पकड़ा गया। और तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? कैसे मिलता? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो बड़े बाप का बेटा था ना, सबने उसी की बात मानी। फिर क्या हुआ? और इस बात से मेरे पापा को बहुत धक्का लगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि इस बात का बदला मैं राजेश से लेकर रहूंगा। जहर कैसे दिया उसे? मैंने रामा को कुछ पैसे देकर पटा लिया था। फिर उसके बाद मैंने राजेश को फिल्म के बहाने फोन करके बुलाया। पास कहां से मिला तुमको? प्रोड्यूसर का जो असिस्टेंट है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, उसी ने दिया। और वो जहर कब खिलाया? इंटरवल में जब रामा खाने का सामान बेचने के लिए लेकर गया तो तभी उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। माना कि राजेश ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सजा दोगे, समझे? अब जेल में दोनों बैठना फांसी का इंतजार करते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर रोशान बोल रहा हूँ। अरे कुछ इंटर्न्स आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करना है। हाँ मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा 9:30 बजे तक। उसके बाद जितने भी मरीजों को देखना है ना, उनका लिस्ट तैयार रखना, उनको आराम से बिठाओ। अनन्या प्लीज जल्दी से नाश्ता दो, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अरे बाबा ये लो चाय। थैंक यू। ये रतन क्यों नहीं आया अभी तक?
कहाँ जाएगा? कहाँ गया है? पेपर लेने तो गया है ना यार। टाइम क्यों लगा रहा है? साहब आज बहुत डांटेंगे, देर हो गई काफी। ये पेपर वाले रोज रोज मुझे डांट के कि साहब ऑफिस ना निकल जाए। आप पता नहीं। अरे साहब यही आ गए लाट साहब लहराते हुए। आज तो डांट सुनने को मिले। ये लो साहब। पेपर लाने में 1 घंटा लगता है क्या? वो साहब रहने दो ना रुशान, अब जल्दी से अपना फेवरेट कॉलम पढ़ो और निकलो यहाँ से, ओके? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, फेवरेट कॉलम। ये क्या? ओ माय गॉड, क्या हुआ साहब? क्या हुआ रुशान? अनन्या ये देखो क्या लिखा है मेरे बारे में, देखो। बड़े दुख के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टर ईशान की 10 फरवरी को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। चीके रोड पर एक बड़ी लॉरी ने उन्हें कुचल दिया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को 2 बजे पूरन घाट पर होगा। उनका दुखी परिवार। ओह माय गॉड ईशान, तुम्हारी मौत की खबर कहाँ से लाए सब? साहब टी-शर्ट छापाए सब? साहब मैं तो सिर्फ पेपर लाने गया था साहब, इसके बारे में ही नहीं। तो चुप कर और चुपचाप मुझे वहां लेकर चल जहाँ से लेकर आया। चल। ईशान वेट। समझने की कोशिश करो, पागल हो गए हो क्या? किसकी हिम्मत हो गई मजाक करने की? हाँ साहब ठीक बता, देखता हूँ मैं तेरा कौन। वो दुकान से खरीदा था साहब। चल। दुकान से खरीदा। यहाँ से खरीदा? हाँ साहब। ईशान प्लीज देखो, सब लोग देख रहे हैं, बवाल मत करो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी मौत की खबर छापने की? हाँ अरे भाई साहब कौन सी खबर, कैसी खबर की बात कर रहे हो आप? ये इस खबर की बात कर रहा हूँ मैं। ईशान ये क्या कर रहे हो? ईशान छोड़ो उसे। तू मेरा एक्सीडेंट कराएगा? तेरे पास हरा रंग का ट्रक आया कहाँ से? ईशान पागल हो गया क्या? समझने की कोशिश करो, वो गरीब आदमी कहाँ से खबर छुपा? देखता हूँ तू मुझे कैसे मरवाता है। शांत हो जाओ। कहाँ तेरा ट्रक? बुला तेरे ट्रक को। भाई साहब प्लीज। अरे मैडम ले जाइए, ये भाई साहब पागल हो गई क्या? कहाँ तेरा ट्रक? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं है। इस साल का सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड उसे मिला है और पार्टी ऐसी होनी चाहिए जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो, समझ गए? अच्छा सुनो, तुम अपने पार्टी का इंतजाम करने वाले को मेरे घर भेज दो, मेरा बेटा उसे सब कुछ समझा देगा, ठीक है? ओके। अरे शामू, शामू कहाँ चला गया ये? कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर का नौकर हूं और कब से घंटी बज रही है, तुम लोगों में इसको हिल नहीं रहा है। हिमांशु आओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? अंकल आपने बताया भी नहीं, मैं कोई पराया थोड़ी ना अंकल, मैं भी तो आर्यन के दोस्त हूँ अंकल। मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अंकल आर्यन की मौत हो गई और ये बात मुझे अखबार से पता चल रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं अंकल, मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ। ये देखिए इस अखबार में क्या छपा है। बड़े दुख के साथ सबको बताना पड़ रहा है कि 10 फरवरी की रात को अचानक आग लग जाने की वजह से मेरे बेटे आर्यन की मौत हो गई है। आज शाम 4 बजे घर में एक प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें उसकी आत्मा की शांति की पूजा की जाएगी। अरे अंकल संभालिए अपने आप को, संभालिए। हिमांशु, ये किसी ने मजाक किया है। मेरा बेटा आर्यन तो जिंदा है, वो अपने कमरे में है। What? वही तो मैं कह रहा हूं। आर्यन, ये बता मजाक किसने किया अंकल? वही तो मैं सोच रहा हूं। आर्यन बेटा, आर्यन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेरे बेटे कुछ हो तो नहीं गया? आर्यन, आर्यन, क्या हुआ डैड? अरे बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आर्यन, तू तो बिल्कुल ठीक है यार। अरे हिमांशु, तू सुबह सुबह इन सफेद कपड़ों में किसी की मैयत पे जा रहा है या किसी के चौथे से आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये ना किसी की मैयत पे जा रहा है ना किसी के चौथे से आ रहा है। तो ये देख, ये हिमांशु जो पेपर लेके आया उसमें तेरे बारे में क्या लिखा है?
मेरे बारे में? हाँ तेरे बारे में। ये देखो क्या? ये देख। What nonsense that? ये क्या है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है। ये पेपर तुम्हें कहां से मिला? मैं कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। बैठिए आप। अरे अरे आनंद, आनंद बेटा। ये ले, आ गया मैं। हिम्मत है तो सामने आ। कहां छुप के बैठा है? कौन है? दरवाजा खोलो। देखो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। दरवाजा खोल दो अभी के अभी। ये कैसी आवाज है? पेट्रोल? क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। सर, किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा अपनी मौत की खबर देखकर। इसी के बारे में पता करने के लिए हम भागते भागते यहाँ पर आए और यहाँ के क्या? सर वो हरे रंग के ट्रक के बारे में बार बार कह रहे थे। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो भी हरे रंग का था क्या? नहीं सर, वो तो लाल रंग का ट्रक था। लाल रंग का ट्रक? और इस मौत की खबर में कहीं पर भी हरे रंग के ट्रक के बारे में लिखा नहीं है। इसके बावजूद भी ये आदमी हरे रंग के ट्रक के बारे में पूछताछ कर रहा था। विवेक, काजल, देखो जरा और भी अखबारों में ये ऐसी मौत की खबर छपी है क्या? चेक करो। और तुम, कहीं तुम तो शामिल नहीं हो इस चक्कर में? नहीं साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर ये रास्ता वन वे और ट्रक वाला एक्सीडेंट करने के बाद इसी रास्ते से भागा सर। और कुछ लोगों ने उसका नंबर नोट किया। उसका नंबर है MH04DD3281। गुड, काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस ट्रक के बारे में बताओ। सर, किसी भी अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं छपी। तो फिर रतन जी बताओ, यही अखबार लेकर तुम डॉक्टर रुशान के पास कैसे गए जिसमें उनकी मौत की खबर छपी है? सर वाकई में मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे लगता है इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा है। ठीक से उगल नहीं रहे दोनों। मैं तो दौड़ते हुए यहाँ पे आया और इसे पेपर मांगा, पर इसने पेपर दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? सर ये पेपर सही करने में व्यस्त था। एक औरत खड़ी थी साहब यहाँ पे, वही पेपर पढ़ रही थी जो साहब पढ़ते थे। उसी ने मुझे पेपर दिया। कौन थी ये औरत? मैं नहीं जानता साहब। तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। दिखने में कैसी थी औरत? मेरे ख्याल से 25 से 30 साल की उम्र की होगी और उसने साहब बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। 25 से 30 साल की उम्र की औरत, बड़ा चश्मा पहने हुए है। हेलो, हाँ इसे भी प्रद्युमन। अच्छा, कहां पर? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत, चारकोप में एक फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। मैं और काजल हम लोग वहां पर जाते हैं। तब तक तुम लोग यहाँ आसपास इस ट्रक के बारे में देखो, कुछ पता चलता है क्या? नंबर तो वही है, वही ट्रक है जो लोगों ने बताया था। ड्राइवर गायब है। अगर उसने जानबूझ के मारा है तो ट्रक छोड़ के कहां भाग गया? बच के जाएगा कहां वो? पकड़ा तो जाएगा ही। अभिजीत, यहाँ एक्सीलेटर के पेडल पे ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगा है? हाँ, मतलब खूनी के जूते पे ग्रीस लगा हुआ था। हाँ विवेक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमें ट्रक भी मिल गया है। अभी तुम कहाँ पे हो? हाँ उसी के आगे थोड़ा आगे आओ। या हमें ट्रक मिल गया और विवेक को ट्रक का मालिक। सर, हाँ आइए। इस ट्रक का मालिक सर। एक बात बताओ, ट्रक कौन चला रहा था? कौन है ड्राइवर आपका? एक औरत थी सर वो। ट्रक औरत चला रही थी? कौन है वो?
जानते हैं आप उसे? मैं तो उसे नहीं जानता हूँ सर। तुमने पूछा नहीं उस औरत को ट्रक कहाँ लेके जा रही? मैंने रोकने की कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे तरफ देखी और चली गई। वो आप मालिक और आपको मालूम नहीं ड्राइवर कौन है? हमारा ड्राइवर जो शंभू था सर, आज वो काम पर नहीं आया था और ड्राइवर एजेंसी वालों ने सर उस औरत को भेजा था यहाँ पर। कैसे दिखती थी वो? कोई 25-30 साल की वो रही होगी सर, और एक बड़ा सा चश्मा लगा रखी थी सर वो। अभिजीत, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने रतन को अखबार दिया और डॉक्टर रुशान को कुचल दिया ट्रक से? हो सकता है दया। अब तो ये औरत हाथ आएगी तभी आगे की कहानी पता चलेगी। काजल, देखने से तो लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सब? तुम्हें डीजल पेट्रोल की बदबू नहीं आ रही है? हाँ सब आ तो रही है। और ये कोई डीजल पेट्रोल का गोडाउन भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने प्लान करके जानबूझकर आग लगाई है। देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या सब? तब तक मैं इन लोगों से बात करता हूं। जब ये आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की? सर मैंने पूरी कोशिश की पर कोई आया ही नहीं। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैंने मदद के लिए बुलाया भी लेकिन कोई आया नहीं। फिर? बस ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर और उस गाड़ी के पेपर्स के जरिए ही मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया। इन लोगों को? वैसे आप कौन है? मैं हर्षवर्धन, आर्यन का पिता। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी। और ये कौन है? ये हिमांशु है, आर्यन का दोस्त। क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी, ये आग लगी कैसे होगी? सर मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, वो अपने आप को मार नहीं सकता था। ये आग लगाई गई है और उसे मारा गया है। सर किस पर शक है आपको? कोई अंदाजा है किसने किया होगा? ये जिसने पेपर में उसके मरने की खबर दी थी उसी ने किया होगा। पेपर में मौत की खबर छपवाई थी? ये देखिए। माय गॉड, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी। ये पेपर भी उसी कलर का। आप में से कोई डॉक्टर रुशान को जानता है? नहीं सर। ये पेपर कहां से मिला आपको? जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया तो वहाँ एक औरत ने मुझे पेपर दिए सर। औरत ने दिया? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता सर वो कौन थी। अरे अनजान औरत से आपने पेपर ले लिया ऐसे ही? क्यों? सर उसने कहा कि इस पेपर में तुम्हारे लिए कुछ है तो मैंने पेपर ले लिया सर। दिखने में कैसी थी वो औरत? तकरीबन 25 से 30 साल उम्र रही होगी और हाँ एक मोटा सा चश्मा लगाया था उसने, बड़ा सा। बड़ी अजीब बात है, रुशान की मौत की खबर भी ऐसे ही पेपर में छपी थी और अब आर्यन की मौत की खबर भी ऐसे ही। कहीं ये दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं है क्या? ये चक्कर सर यहाँ आइए। ये देखिए सर, एक्स्ट्रा हड्डी सर। एक और हड्डी? हाँ, ये आर्यन की लाश की हड्डियां तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो फिर ये और एक हड्डी कहां से आ गई? ये हड्डी कहां से आ गई? है कौन ये जिसका कंकाल यहां पर है? एक बात बताओ, अगर कोई अपनी मौत की खबर किसी अखबार में पढ़ेगा तो क्या करेगा? सर वो फोन करके पता करेगा कि ये खबर छपवाई क्यों। या तो वो सीधा उस न्यूज़पेपर के ऑफिस जाकर ये पूछेगा कि उसके जीते जी उसके मरने की खबर छापी क्यों। मगर डॉक्टर रुशान और आर्यन जिनकी मौत की खबर अखबार में छपी है, इन दोनों ने ऐसे नहीं किया। डॉक्टर रुशान ने अपने नौकर की गर्दन पकड़ी और उससे वो अखबार बेचने वाले के पास लेकर गया जहां पर एक ट्रक आया जिसने डॉक्टर रुशान को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। और सर आर्यन गुस्से में सीधा गोडाउन में गया जहां जलने से उसकी मौत हो गई। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी खबर पढ़ने के बाद तो किसी के भी दिमाग में 50 सवाल उठने चाहिए कि किसने छापी होगी ये खबर और क्यों छपाई होगी ये खबर। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये, और इन दोनों मौतों में उसी का हाथ है।
वो औरत जो वो ट्रक चलाती है, उसी औरत ने डॉक्टर रुशान के नौकर के पास वो अखबार की कॉपी दी जिसमें डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी। और उसी औरत ने आर्यन के दोस्त को भी वो अखबार की कॉपी दी जिसमें आर्यन की मौत की खबर छपी थी। क्यों? हाँ सर, ये दोनों पेपर्स इन्हीं दोनों को क्यों दिए? एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि डॉक्टर रुशान और आर्यन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। है सर। अविक, दोनों न्यूज़पेपर्स देख के एक बात पता चली है सर। क्या? जहाँ पे मरने की खबर छपी है वहां पे इंक स्याही थोड़ी फैली हुई है सर। ये देखिए, पूरे पेपर में और कहीं पे भी इंक नहीं फैली हुई है। हाँ, उन्हीं जगहों पर जहां पर ये मौत की खबरें छपी हैं। से दोनों खबरें एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपी है सर। दोनों खबरों में लिखावट या फॉन्ट स्टाइल एक जैसी ही है सर। हाँ सर, और ये फॉन्ट आजकल के अखबारों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफी पुराना फॉन्ट है। हाँ फ्रेडी, अगर ये फॉन्ट पुराना है तो टाइप भी पुराना होगा, और अगर टाइप पुराना होगा तो वो मशीन भी पुरानी होगी, और जहां पर ये प्रिंटिंग मशीन है वो प्रिंटिंग प्रेस भी पुरानी होगी। हाँ सालुंखे, चलो ये तो पता चल गया कि हड्डियां किसी आदमी की है, औरत की नहीं। हाँ बॉस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास। सालुंखे, तुम इसी आदमी की बात कर रहे हो ना? हाँ बॉस, इसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हड्डियां आर्यन की। लेकिन सर, ये कैसे पता चला आपको कि ये आर्यन ही? दांतों से यार, और कैसे? ठीक, ये वाला एक्सरे इसके दांतों का मैंने घर से मंगवाया, और ये वाला एक्सरे मैंने यहां पर लिया। ये दोनों दांतों के एक्सरे एक जैसे हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, ये आदमी आर्यन ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन इस आदमी से मिलने गया हो, वहां पर किसी ने आग लगा दी और दोनों उसी आग में जलकर मर गए? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस आदमी को आर्यन से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इसकी मौत आर्यन की मौत से लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुकी। 4-5 साल पहले? बिल्कुल। इसकी हड्डियां देखो, काफी ब्रिटिल है, जगह जगह से टूट फूट भी गई। मतलब जब आग लगी ये आदमी पहले ही मरा हुआ था। एग्जैक्टली काजा, ये आदमी मरा हुआ भी था और जला हुआ भी था। दरअसल इस बेचारे की जिंदगी में जलने के अलावा और कुछ नहीं था। मौत तो इसकी तभी हो गई थी जब ये पहली बार जला था, दूसरी बार तो सिर्फ इसकी हड्डियां जली। मतलब इस जगह पर 2 बार आग लगी थी। इसका चेहरा तो बना सकते हो ना सालुंखे? नहीं बॉस, मुश्किल है। क्यों? इसकी खोपड़ी की हड्डियां देखो, काफी टूट गई हैं। और एक बात और, इसकी खोपड़ी की हड्डी को देखने से पता चलता है कि इस आदमी के मुंह पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसका मतलब इसका किसी ने खून किया था? बिल्कुल। सर? हाँ तारिका। सर, ट्रक के अंदर से जो जूते का निशान मिला है आप लोगों को, और उसमें जो मिट्टी लगी हुई थी, इस मिट्टी में हमें इंक मिली है। स्याही? जो न्यूज़पेपर छपने में काम आती है? हाँ सर। न्यूज़पेपर? इस रुशान और आर्यन की मौत की कहानी की शुरुआत भी तो न्यूज़पेपर से हुई है, ऑबिट्यूरी में से। तो सर, ये न्यूज़पेपर में खबर अलग से छापी गई थी। इसका मतलब ये लड़की जो ट्रक चला रही थी वो किसी ऐसी जगह पे गई होगी जहां पे अखबार छापा जाता है। सर, कोई प्रिंटिंग प्रेस? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। और तो और यह औरत या तो उस खूनी से मिली है या फिर खुद खूनी है। और सर, इस मिट्टी में से हमें पेट्रोल और डीजल भी मिला है। पेट्रोल और डीजल मिला है? हाँ। एक साथ? एक साथ। ओह, स्याही न्यूज़पेपर छपवाने के काम में आती है। प्रिंटिंग प्रेस, पेट्रोल और डीजल एक साथ, पेट्रोल पंप, गराज, प्रिंटिंग प्रेस। शहर में जरूर कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस जिसके आसपास कोई पेट्रोल पंप या गराज है। और सर, ये जो आग लगी थी 2 बार? सचिन, आग का मामला छुप नहीं सकता। जरूर आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई हो।
पता लगाओ ये कौन सा पुलिस स्टेशन है। सर। हेलो, कहां पर? तो ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो। सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया सर। सर ये देखिए सर। हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि मिस्टर संजीत जो पेशे से वकील थे, उन्हें दिन दहाड़े किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका क्रियाक्रम आज सिटी शमशान में है। उनका दुखी परिवार। ये तुम संजीत हो? हाँ सर। सर मेरे जीते जी कोई मेरी मौत की खबर छाप रहा है सर। यार ये तो बिल्कुल आर्यन और डॉक्टर रुशान की जैसी हुआ। डैम इट, ये गोली कब मारी? सर मैं अखबार के ऑफिस में गया था सर, पता लगाने के लिए ये गंदा मजाक किसने किया है। वहां पे किसी ने मुझे गोली मारी सर। किस्मत वाला है सर जो ये बच गया, वरना बाकी के दो तो ऊपर ही चले गए थे जिनको ये अखबार मिला है। हाँ, अच्छा तुम आर्यन और डॉक्टर रुशान को जानते हो? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा कोई दुश्मन है हाँ जिसने ये किया होगा? नहीं सर, कोई नहीं। विवेक, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत खून बह रहा है। संजीत घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस डॉक्टर रुशान के हॉस्पिटल में जाके पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उसे। और इस आर्यन के ऑफिस में भी जाओ और देखो क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या कोई झगड़ा था क्या। सीआईडी ब्यूरो, क्या पता चल गया? क्या एड्रेस है वहां का? हाँ, फाइन, थैंक यू सर। प्रिंटिंग प्रेस का पता चल गया सर, जो गैराज के पास है और काफी दिनों से बंद पड़ी है सर, अंधेरी ईस्ट में है। क्या डॉक्टर रुशान का खून हुआ है? जी हाँ। मगर सर हमें तो पता चला था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। वो एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ खून करने के लिए एक्सीडेंट किया गया था। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, शायद उसके दिल में कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की यादें रह गई होगी, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाएगा। सर हम लोग 2006 से उनके साथ काम कर रहे थे और जब से उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर खोला था तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर मुझे तो नहीं लगता कि उनका अमेरिका में कोई बिजनेस होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी अमेरिका से कोई ऑर्डर आता था तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो साफ मना कर देते। कमाल है, जो आदमी अमेरिका से यहाँ पे आया हो बिजनेस करने, वो अमेरिका के नाम से क्यों घबराएगा? सर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर वो अपने काम से काम रखते थे, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उनके। डॉक्टर साहब, एक खून हुआ है, खून, और बिना बात के कोई खून नहीं करेगा, कुछ तो हुआ है। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। ये डॉक्टर रुशान कब से काम करते थे यहाँ पे? 2006 से काम कर रहे थे सर। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने हमारा अस्पताल ही ज्वाइन किया था। वो अमेरिका से आए थे? हाँ सर, डॉक्टर रुशान एनआरआई थे और वो हार्ट के बहुत ही अच्छे सर्जन थे, दिल के डॉक्टर। एनआरआई थे और दिल के डॉक्टर भी थे? हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथों किसी मरीज की मौत हो गई हो ऑपरेशन करते करते और उसके रिश्तेदारों ने बदला ले लिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं आर्यन वहां से कोई अपराध करके आया हो? ये बात हो सकती है, लेकिन अभी तक तो हमें उसके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। आर्यन के पिता को भी उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। सर कोई मरीज तब मरेगा ना जब वो किसी का ऑपरेशन करते। अमेरिका से यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भी दिल का ऑपरेशन नहीं किया था सर। हार्ट का सर्जन अमेरिका से आया और एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर वो करते क्या थे यहाँ पे? एक्चुअली बात ये थी सर कि जब से वो अमेरिका से यहाँ आए थे उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। उनके हाथ कांपा करते थे और हाथों की मसल्स भी अकड़ गई थी, इसलिए उनसे कहा गया था कि वो सिर्फ ऑफिस का कामकाज ही देखें। हमें जरा आप अपने कंपनी के पेपर्स दिखाइए, शुरू से लेके आज तक, रजिस्ट्रेशन से लेके आज तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब। कितने सालों से देखभाल कर रहे हो यहाँ पर? सब 5 साल से हैं हम यहाँ पर। 5 साल से? जी साहब। और 5 साल में तुमने कभी मालिक को देखा ही नहीं? नहीं साहब, कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। पगार टाइम पर मिल जाती है, और क्या हमें चाहिए बस। ये पगार देता कौन है तुम्हें? ये तो साहब हमें मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि कोई ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है। तो मालिक ट्रस्ट है क्या? ये तो हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बड़े लोगों के बड़े चक्कर होते हैं साहब। बस इतना मालूम है कि ये प्रेस किसी कंपनी के नाम पर, अब वो कंपनी बंद हो गई तो बाद में ट्रस्ट के हाथ में चली गई साहब। अब कंपनी का क्या चक्कर है साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। मालूम क्या है? पगार लेना खाली।
कुछ नहीं मालूम। ये क्या है? ये मशीन तो चालू है। तुम तो कह रहे थे कि यहां सब कुछ बंद है, क्यों? हमें मालूम नहीं साहब, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। सर हाँ फ्रेडी, ये देखिए, पुराना पेपर मिला है ट्रस्ट के नाम पे, और इस पे जो दस्तखत की गई है वो डॉक्टर गुरशान की है। एक काम करो, इस मशीन में पेपर डाल के देखो, प्रिंट आउट निकालते हैं। मशीन ऑन करो। हाँ सर। छप गया पेपर। माय गॉड फ्रेडी, ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है, पुराना फॉन्ट। और ये देखो, स्याही भी फैली हुई है। तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है जैसे उस मौत की खबर में छपी हुई थी उस अखबारों में। हाँ सर। और फ्रेडी, यहाँ दस्तखत डॉक्टर रुशान की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेस का मालिक डॉक्टर रुशान ही है? हो सकता है सर। एक बात बताओ, ये प्रेस बंद क्यों है? सब हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना जानते हैं कि यहाँ के मालिक यहाँ से सब कुछ बेच के कहीं बाहर गांव चले गए साहब, और वहां पे कोई नया धंधा जमा लिया है सब। बस तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अच्छा, ये पता है किसी को देखा है तुमने यहाँ पर आते हुए? किसी औरत को 25-30 साल के बीच में, जो जाड़े जाड़े ग्लासेस पहनती है? याद करके बताओ। नहीं साहब, हमारे रहते यहाँ कोई नहीं आया साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है साहब यहाँ आने की। किसी की हिम्मत ही नहीं आई? जी सर। चलो जाओ यहां से, कुछ मालूम नहीं। पगार लेना जानते हो? अगर डॉक्टर रुशान इस प्रेस का मालिक है, तो क्या डॉक्टर रुशान ने खुद की मौत की खबर छपवाकर अपने आप को भेज दी? वो औरत कौन है जिसने वो दोनों अखबार डॉक्टर रुशान और आर्यन को भेज दिए, जिसमें उनकी मौत की खबर छपी थी? डॉक्टर रुशान और आर्यन दोनों एनआरआई थे, दोनों एक ही साल इंडिया आए थे। एक सर्जन था और एक बिजनेसमैन। हाँ सर, ये दोनों के दोनों 2006 में इंडिया आए थे सर। और डॉक्टर रुशान ये एक हार्ट सर्जन थे, लेकिन उसने कभी भी कोई सर्जरी नहीं की सर, किसी का भी दिल खोल के नहीं देखा सर। हार्ट सर्जन था और एक भी हार्ट सर्जरी नहीं? हाँ सर। सर उसका कहना था कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ओह, हाथ में प्रॉब्लम था। अच्छा, और ये आर्यन? ये आर्यन अमेरिका से आया था सर। ये एक बिजनेसमैन था, कोई भी ऑर्डर्स नहीं लेता था। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं लेता था? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन इसने कभी कोई ऑर्डर नहीं लिया सर। बड़ी अजीब बात है। एक हार्ट सर्जन है जिसने एक भी सर्जरी नहीं की, और दूसरा एक बिजनेसमैन है जो इंटरनेशनल ऑर्डर लेने से घबराता था। दोनों के बारे में ये चक्कर क्या है? एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुशान ने मेडिकल की डिग्री पाई है, उस यूनिवर्सिटी से पता लगा क्या वाकई इस रुशान ने मेडिकल की डिग्री वहां पे पढ़ाई करके पाई है क्या? पता चल गया सर, डॉक्टर रुशान के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? ये देखिए सर, असली डॉक्टर रुशान नहीं है। मगर फोटो किसी और का है। हाँ सर, रिकॉर्ड्स में तो ये डॉक्टर रुशान ही दिख रहा है सर। इसका मतलब है सचिन, जिसका खून हुआ था, वो डॉक्टर रुशान नहीं था, वो कोई और ही था जो डॉक्टर रुशान बनकर रह रहा था। सर, पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोडाउन में आर्यन जल के मरा था, उसी गोडाउन में 2006 में भी आग लगी थी। 2006 में? पता चला कैसे आग लगी थी? सर, रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, अचानक बिजली कड़की और आग लग गई। अचानक बिजली कड़कने से आग लगी थी? ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? सर, गोडाउन के पास में एक गेस्ट हाउस है, वहां के लोगों ने ये सब देखा और रिपोर्ट कर दी। ओह, तो फिर इस गोडाउन के पास में जो गेस्ट हाउस है,
वहां पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या उस आग में कोई मरा भी था या नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पास में चारको फैक्ट्री में आग लगी थी। हाँ हाँ, बिजली कड़कने से आग लगी थी। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा ये फोटो देखिए। जिस समय आग लगी थी तो क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आपके इस गेस्ट हाउस में ठहरे थे क्या? ये डॉक्टर रुशान है, एनआरआई डॉक्टर। ये संजीत वकील, और ये है आर्यन बिजनेसमैन। हाँ याद आया, ये यहाँ पहले बहुत आया करता था, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है और ना इसका नाम डॉक्टर रुशान है। फिर कौन है ये? इसका नाम प्रतीक है। ये अपने 2 साथियों के साथ अक्सर आया करता था। ये 2 साथियों के साथ आता था? ये इसके साथ ये दोनों तो नहीं आते थे? इतना तो याद नहीं है। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे आग लगी थी उस वक्त आपके यहाँ बाहर के देश के लोग भी ठहरे थे क्या? हैं इंडियन लेकिन बाहर रहते हो, एनआरआई? मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये 3 एनआरआई उस वक्त यहाँ ठहरे हुए थे, शायद अमेरिका से आए थे। डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत। जब आग लगी थी उस वक्त असली डॉक्टर रुशान, संजीत और आर्यन यहाँ ठहरे थे, और उसी वक्त ये नकली डॉक्टर रुशान मतलब प्रतीक, वो भी यहाँ ठहरा था अपने 2 साथियों के साथ। काजल, मुझे तो लगता है ये तीनों चोर होंगे, नाम बदल के रह रहे होंगे। सर अगर ये तीनों चोर हैं तो इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो धक्का लगा है सर, ये सुनकर कि मेरा रुशान असली रुशान नहीं था। धक्का तो हमें भी लगा था, लेकिन आप तो शादी करने निकली थी उसके साथ। जी हाँ सर, बच गई मैं। हाँ, बच तो गई, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ जानती होगी। नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तो क्या बिना जाने उससे शादी करने निकली थी? सर मैं तो अभी मिली थी उससे 6 महीने पहले। उसने बताया कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जितना उसने बताया मुझे बस उतना ही पता है। उसका कोई दोस्त था जिसके बारे में तुम जानती हो? हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा तो उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। चलो कोई बात नहीं। और आप हर्षवर्धन जी, आर्यन के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो खुद हैरान हूं जब से आप लोगों से पता चला है कि आर्यन मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और था। मतलब आप दोनों भी अंधेरे में थे? ये क्या है? ओहो, तो ये बात है। सर आप रेडी? ये देखिए सर, विकी, प्रतीक और भुवन तीनों के तीनों चोर, और वो भी जाने माने चोर। चेहरा कोई और नाम कोई और। 1 मिनट, विकी के पिता का नाम, ओ, अब आया समझ में। आर्यन के पिता हर्षवर्धन, तुम्हारा बेटा एक चोर था, चोर। और तुम भी। व्हाट नॉनसेंस। हाँ, तुम भी। तुम एक भाड़े के बाप हो, भाड़े के। विकी के पिता का नाम प्रताप था, हर्षवर्धन नहीं, समझे? बताओ क्यों किया तुमने? क्यों किया? जल्दी बताओ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। पैसों के लिए। और आप अनन्या जी, जिस डॉक्टर रुशान से आप शादी करने वाली थी, उसका असली नाम था प्रतीक। प्रतीक? हाँ, प्रतीक। आप तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसका एक साथी है, अब भी है, और उसका नाम है संजीत। विकी, प्रतीक और भुवन, मतलब आर्यन, डॉक्टर रुशान और संजीत। अब ये संजीत बचा है, इसी से असली कहानी सुनते हैं। हाँ सर, मैं संजीत के साथ ही हूँ सर, वो अब ठीक है। ठीक है सर, मगर हुआ क्या सर? क्या चोर है? ओके सर, या
कुछ पता चला सर मुझ पर हमला किसने किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चलने वाला। ठीक है सर, पता चल जाएगा तो मुझे बता देना। मैं अभी ठीक हूँ, मैं घर जा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, तुम अभी तक ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। चलो अब चुपचाप ले जाओ। नहीं सर, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं घर? क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। क्या मतलब? मतलब संजीत उर्फ भुवन, तुम एक चोर हो और संजीत के नाम से रह रहे हो, समझे? बताओ अब असली कहानी क्या है? कौन भुवन? मैं किसी भुवन को नहीं जानता, मेरा नाम संजीत है। संजीत वंजीत अब भूल जाओ, समझे? अब सच बोलने का टाइम आ गया। क्या हुआ था वहां हाईवे गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस? कौन सा गेस्ट हाउस? ये कौन सी जगह है? ये अच्छी जगह नहीं है। कुछ हुआ था वहां पे। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे? भुवन कौन है? मैं हूं सर। और क्या हुआ था उस रात वहां? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप तीनों भी दोस्त और हम तीनों भी। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसे ख्यालों के लोग मिले। भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग तो अभी भी दोस्त बने हैं। आप तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पुराने दोस्त। पुराने? अजी ये कहिए लंगोटिया यार है, वो भी बचपन से। लेकिन आप लोग नए कैसे? हम लोग एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं अमेरिका से। आपने बताया नहीं आप करते क्या? मैं एक बिजनेसमैन यहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर हम तीनों यहाँ पर नए हैं तो कोई हमें जानता नहीं। और आप क्या करते हैं? मैं सर्जन हूँ। ओह, हार्ट सर्जन। अमेरिका में तो मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चाहता हूँ कि अपने देश वालों के लिए भी कुछ करूँ। और आप? जी मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ, यहीं सेटल होना चाहता हूँ। वापस जाने का तो मन ही नहीं करता, बहुत पैसा कमा लिया, सोच रहा हूँ कि अब यहीं पे रह के कुछ करूँ। उन लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था हमें, यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था उन्हें। जो भी कोई था वो अमेरिका में ही था। हम लोगों के दिल में पाप आ गया था, सोचा इन लोगों को मार के इनकी जगह ले लेंगे, पुलिस भी तंग नहीं करेगी। इसलिए हम तीनों ने प्लान बनाया, एक एक करके तीनों को मार देते हैं। बस उस रात यही हुआ था हाईवे गेस्ट हाउस पर। उसके बाद तुमने विकी और प्रतीक के साथ मिलकर डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत का खून कर दिया अलग अलग जगहों पर। हाँ सर। उस टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ जो उन्हें वहां गेस्ट हाउस में लेके आया था? उसने किसी को कुछ बताया नहीं? हमने उस टैक्सी वाले को ढूंढकर उसे कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसके साथ मिलकर एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक रचा। झूठे एक्सीडेंट का? कैसा झूठा एक्सीडेंट? टैक्सी वाले ने पुलिस वाले को बताया कि उसकी टैक्सी एक गहरी खाई में गिर गई और वो किसी तरह कूद कर बच गया। और पुलिस ने इस बात की छानबीन नहीं की? छानबीन की, लेकिन टैक्सी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गहरी खाई होने की वजह से लाशों का पता नहीं चला और यही खबर उनके घर वालों तक पहुंच गई अमेरिका में। ऐसा भी होता है दया, देखा? वाह रे वाह। तो फिर सर वो कौन है जिसने डॉक्टर रुशान यानी प्रतीक और आर्यन मतलब विकी, इन दोनों का खून किया और इसे जान से मारने की कोशिश की? जरूर उन तीनों में से किसी का रिश्तेदार है जो इन तीनों की करतूतों को जानता है। मगर सर वो है कौन, ये कैसे पता चलेगा? काजल, डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, बंद पड़ी हुई? हाँ सर। इसका मतलब है सर वो जो कोई भी है वो डॉक्टर रुशान के आसपास का कोई आदमी है जिसे ये मालूम है कि डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है जो बंद पड़ी है, और उसे ये भी मालूम है कि तीनों जब कोई अखबार उठाते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। और उसे ये भी मालूम है कि ये खून इन तीनों ने ही किए हैं। सर हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे, वो भी अचानक, और खून के बारे में तो हमने किसी से बातचीत नहीं की थी। कब मिले थे? एक चैरिटी फंक्शन में। तो शायद वहीं पर किसी को शक हुआ होगा तुम पर। पर सर वहां तो बहुत सारे लोग थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो फिर उन बहुत सारे लोगों को एक खत लिख दो कि तुम जानते हो विकी और प्रतीक का खूनी कौन है, और अगर वो चाहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सीआईडी वालों को ना बताओ, तो वो तुमसे आकर वहां पर मिले जहां पर मौत की खबरें छापी जाती थी, डॉक्टर रुशान के प्रिंटिंग प्रेस पर।
तुम? हाँ, मैं। खुशी हुई मुझे देखकर या नहीं? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कौन सा हिसाब? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे होने वाले पति डॉक्टर रुशान को मारा था, और वो प्रतीक डॉक्टर रुशान बनकर घूम रहा था। पर तुम प्रतीक को तो मार ही चुकी हो, और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। नहीं, मेरा बदला तो अब पूरा होगा जब मैं तुझे तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। प्लीज। बदले की आग इतनी भड़की हुई है कि खून के पर खून करती जा रही है। हाँ? माना कि इसने गुनाह किया है, मगर तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी गलत है। कानून सजा देगा इसे। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे भी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहते? मैं संजीव की बीवी हूँ जिसका इसने खून कर दिया है, और अब ये संजीव बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीत कहां पे छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था, जैसा कि इन लोगों ने रुशान, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था। तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे सीआईडी के सामने मारूंगा। बस बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर। इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते हैं। दो खून किए तुम लोगों, दो खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।